पहला चैप्टर है पदखंड का करवक, जिसका कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये ऑब्जेक्टिव में लेके इसे पूछता है कि कौन सा भक्ति के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति का ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या है, नोट देके आप लोग लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे कौन से भक्ति के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति के कवि थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश राज्य आपका और स्थान का नाम है जायस, वहीं के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममड़ेज था। ठीक है, उनके पिता का नाम मलिक शेख ममड़ेज। जायसी क्या है, कुरूप व काने थे। इसका मतलब क्या है कि उनका एक आंख फूटा हुआ था। ठीक है, कुरूप व काने थे। चेहरे के चेचक के कारण उनका चेहरा क्या है, रूपहीन हो गया। चेचक नाम का बीमारी था उनको, इसीलिए उनका चेहरा रूपहीन हो गया तथा बाईं आंख और कान से वंचित थे। ठीक है, बाईं आंख खराब था उनका और एक कान, दोनों, क्योंकि वो चेचक के रोग से क्षतिग्रस्त है, इसीलिए। ठीक है, उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कालम, करानामा, चित्ररेखा और कानावत, ये सब भी और कविताएं लिखे थे ये। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा उनका कि पहला तो करवक का लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका यहाँ से कि कौन से भक्ति के कवि थे, निर्गुण भक्ति के कवि थे। जन्म पूछेगा तो 1492 में जन्म हुआ था, अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ये बनेगा। उसके बाद अगर पूछ सकता है तो आपका रचना खुद देगा, जैसे यहीं से एक दो रचना उठा लेगा, बोलेगा कि ये रचना का कवि कौन है, तो ये सारा भी रचना लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनेगा उनका मृत्यु। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि। ठीक है, ये पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन से कवि थे, तब प्रेम के पीर के। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कौन से भक्ति के, तो निर्गुण भक्ति के, लेकिन कैसे कवि थे, तब प्रेम के पीर के कवि थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से। इस पाठ को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, इस पाठ में दो करवक प्रस्तुत किया गया। पहला क्या है, पद्मावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा करवक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। पद्मावत कविता है। ठीक है, उसी को दो पार्ट में बांटा गया है करवक। ठीक है, प्रथम करवक में क्या है, कवि अपने रूपहीनता, मतलब जो प्रथम भाग है उसमें क्या है, कवि अपना रूप के बारे में बताते हैं। क्योंकि वो अपना एक आंख से कान, एक आंख उनका नहीं था, फूटा हुआ था, एक कान भी उनका खराब था। ठीक है, तो प्रथम में क्या है, रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। ठीक है, वह क्या है, अपना रूप नहीं देखते, उनके अंदर का क्या गुण है वो उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, द्वितीय करवक में क्या है, कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। पहला में क्या बताते हैं, अपना शरीर के बारे में कि अंधे हैं, एक आंख संधापन है, लेकिन रूप के बारे में नहीं बताते, अपना गुण के बारे में बताते हैं पहला भाग में, प्रथम करवक में। दूसरा में क्या बताते हैं, अपने कविता के बारे में बताते हैं, अपनी कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सा कथा लिखे थे, कौन कौन सा कविता लिखे थे। ठीक है, वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरफ पीछे रह जाती है। कि मनुष्य अगर मर भी जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम वो करेगा ताकि दुनिया उसको याद रखेगा, तो क्या उसका सुगंध उसकी तरफ पीछे रह जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारा आदमी मर भी गया तो उसका नाम है ना, मानो ना यही मर गया, तब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा काम करके गया है कि उसका सुगंध उसके पीछे रह सकती है या रह जाती है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव एक यहाँ से बनेगा कि करवक को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो दो पार्ट में। पहला पार्ट में क्या बताया गया है कि अपना शरीर के बारे में बताते हैं, अपना रूप के बारे में बताते हैं, और दूसरा पार्ट में अपने काव्य के बारे में कि क्या लिखते हैं और क्या कथा लिखते हैं, वो सारा चीज। ठीक है, इसका सारांश, तो सबसे पहला सारांश है कवि और काव्य का परिचय। तो जायसी सूफी संत और प्रेम मार्गी शाखा के महान कवि। सूफी संत पढ़े थे हम, पढ़े थे ना, तो जैसे क्या है, सूफी संत और प्रेम मार्गी शाखा के महान कवि है। वो एक आंख और एक कान से वंचित थे। ठीक है, एक आंख और एक कान खराब था उनका, याद रखिएगा। चेचक,
कौन सा बीमारी था? चेचक। चेचक। ये भी पूछता है कि वो कवि को कौन सा बीमारी था, तो चेचक के कारण उनका चेहरा क्या है? रूपहीन हो गया था। पहला सारांश बनता है गुणों की महत्ता, उनके पास क्या गुण था। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि रूप शरीर की शारीरिक सुंदरता से अधिक मनुष्य के गुण महत्वपूर्ण होते हैं। जरूरी नहीं कि शरीर सुंदर रहेगा तो मनुष्य अच्छा रहेगा। किसी का शरीर अच्छा भी रहता है तो थोड़ी वो अंदर थोड़ी देखने गया कैसा रहता है, अंदर तो उसका कुछ और ही चल रहा होगा मन में। ठीक है, तो वही कवि क्या कहते हैं, रूप से अधिक क्या है मनुष्य के गुण महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अपनी तुलना चंद्रमा से की है। किससे तुलना की है? चंद्रमा से। क्या तुलना की है? कि जिसमें दाग होने के बावजूद भी वह पूरा संसार को क्या रोशनी देता है। ठीक है, चंद्रमा देता है रोशनी शाम में? नहीं देता, रात में देता है। रात में भी थोड़ा बहुत दिखता है ना कभी उजाला। तो वही अपना तुलना किया है चंद्रमा से कि उसके अंदर दाग है, फिर वो हमको रोशनी देने का काम करता रात में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका गुणों की महत्ता हो गया। तीसरा क्या है? आम और समुद्र का उदाहरण। ठीक है, कि कवि समझाते हैं कि तब तक जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं बचती है। ठीक है, सही बात है। जब तक आम के पेड़ में छोटा छोटा मंजर नहीं आता तब तक सुगंध नहीं आता है कि आम होने वाला। ठीक है, समुद्र का पानी खारा है तभी वह अपार रत्नों और पानी से भरा हुआ। समुद्र का पानी क्यों खारा है? क्योंकि उसके अंदर अभी भी हीरा मोती भरा हुआ है, इसीलिए खारा है। भले बोलते हैं कि समुद्र के अंदर से क्या है, नमक निकलता है, लेकिन अच्छा से अगर करेगा ना पता तो उसके अंदर हीरा भी है, मोती भी है, सोना है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। ठीक है, तो आम और समुद्र का उदाहरण भी देते हैं कवि। रचना की अमरता, जायसी ने अपने खून की लई और आंसुओं के पूरन से इस महाकाव्य को रचा है और यह कविता उनकी कहानी दुनिया में हमेशा के लिए अमर रहेगी। ठीक है, अपने खून की लई और आंसुओं के प्रेम से इस महाकाव्य को रचा है। यह कविता क्या है? उनकी कहानी दुनिया में हमेशा के लिए अमर रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। करवा का सारांश क्या है? कविता में तो आपको भावार्थ लिखना रहता है। ठीक है, कि प्रथम करवक का भावार्थ क्या है, प्रथम करवक में क्या समझाया? तो एक आंख और गुण, तो उनका एक आंख खराब था, एक ही आंख था। एक आंख के बारे में बताते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख के अंधे और बाह्य रूप से भले ही साधारण है लेकिन क्या है, वो गुणवान है। जो भी उनका कविता सुनता है वह मंत्र मुग्ध हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका कि एक आंख और गुण की कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे एक आंख के अंधे और बाह्य मीन्स क्या, बहरा बोले ना, एक कान भी खराब था उनका, तो एक आंख से अंधे और बहरे थे। भले ही वो साधारण थे लेकिन क्या है, वो गुणवान थे कि जो भी उनका कविता सुनता था वह मंत्र मुग्ध हो जाता था, मतलब उनको उनका कविता से सीख मिलता था। ठीक है, पहला पॉइंट आपका प्रथम करवक का। दूसरा है चंद्रमा का दृष्टांत, कि चंद्रमा के बारे में भी वर्णन किए थे। क्या? ईश्वर ने चंद्रमा को भी कलंक के साथ उत्पन्न किया है पर वह संपूर्ण संसार को उजाला देता है। ठीक है, कि चंद्रमा में दाग लगा हुआ है भी, लेकिन क्या है, संपूर्ण संसार को उजाला देने का काम करता है, तो अपने गुण से चंद्रमा। ठीक है, ठीक वैसे ही कवि में शारीरिक कमी होने पर भी उनके गुण महान है। जैसे चंद्रमा में दाग लगा हुआ है फिर वो क्या है, पूरा संपूर्ण संसार को उजाला देता है। ऐसे ही कवि का शरीर खराब भी है लेकिन क्या है, उनका गुण महान है, वो अपना गुण से अपना कविता लिखते हैं और दुनिया को समझाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है दर्पण की तरह निर्मल, एकदम आईना की तरह साफ उनका मन, कि कवि की एक आंख नहीं है फिर भी वह दर्पण की तरह एकदम निर्मल और सत्य को दिखाने वाला, आईना की तरह साफ है। ठीक है, ये पहला में दो पार्ट में बांटा गया था। तो पहला प्रथम करवक का भावार्थ ये एक आंख और एक गुण। दूसरा पॉइंट है चंद्रमा का दृष्टांत और तीसरा पॉइंट है दर्पण की तरह निर्मल। ठीक है, अभी छोटा सा डेफिनेशन है, आगे और डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम करवक हो गया। द्वितीय करवक का भावार्थ क्या है, इसमें क्या समझा है? नश्वरता और यश की अमरता। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जीवन की नश्वरता, कि जो मरना, कि जो जिया है मतलब जो जीवन लिया है वो मरेगा।
जिसका जन्म हुआ है वो मरना भी उसको, ठीक है, वही है जीवन की नश्वरता। तो राजा रत्न सेन, रानी पद्मावती, सुबह और अलाउद्दीन जैसे पात्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। ये सब राजा थे जो फेमस फेमस थे, जो अच्छा अच्छा काम किए थे। अलाउद्दीन तो सब जानते हैं, जानते हैं अलाउद्दीन कि जो जिन से ऐसे निकालते थे अपना, क्या उसको, सॉरी, चिराग से जिन निकालते थे, वो करते थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन उसी को वही पात्र है, ठीक है। ये पात्र देकर समझाया हुआ कि ये सब क्या है दुनिया में नहीं रहे, लेकिन क्या है अभी भी उनकी कहानियां और यश आज भी सुरक्षित है, ठीक है। अभी भी बात होता है, इन सब का बात होता है, ठीक है। भले ये सब मर गए, लेकिन क्या है अगर कहानी अगर कोई पढ़ता है इनके बारे में तो क्या है इन सब का बात होता है, ठीक है। अलाउद्दीन वही और राजा रत्न सेन भी थे, ये सभी कोई काम किए थे। तो वही है जीवन की नश्वरता, कि जीवन खत्म भी हो गया तो क्या उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपने कवि के बारे में ले ली, वो भी तो मर गए, लेकिन अभी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही जीवन की नश्वरता, कि जीवन खत्म हो भी गया है फिर भी क्या है हम उनके बारे में जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कीर्ति का महत्व। इस संसार में मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है पर उसका कीर्ति हमेशा अमर रहती है। वही पुरुष धन है जिसकी कीर्ति पीछे छूट जाती है, कि कुछ करके जाता है इस संसार से। भले ही अब हम लोग मर जाएंगे तो हम कुछ करके थोड़ी जाएंगे, नहीं क्या। हम लोग को 4-5 स्टूडेंट जानेगा कि सर पढ़ाते थे, वो किसी और को बता देंगे, लेकिन ऐसा काम करके जाइए कि आपको दुनिया जाने और हमेशा जाने, हमेशा आपके बारे में पढ़ाया जाए किसी को। जैसे महात्मा गांधी मर गए, अभी पढ़ा उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनका जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। यही तो कीर्ति का महत्व वही है कि इस संसार में क्या है मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है पर उसका कीर्ति हमेशा अमर रहती है। कुछ ऐसा काम करके जाता है जिसके कारण वो हमेशा अमर रहता है, और वही पुरुष धन है जिसकी कीर्ति पीछे छूट जाती है, कि मर गया फिर उसका कीर्ति इस दुनिया में रह गया, ठीक है। द्वितीय करवक में ये, प्रथम करवक में आपका एक आंख एक और गुण, चंद्रमा का दृष्टांत, दर्पण की तरह निर्मल। दूसरा करवक में क्या है जीवन की नश्वरता और कीर्ति का महत्व, ठीक है। आप देखिए इसका भावार्थ को, कि करवक में क्या क्या कविता वो बोले थे, उसका भावार्थ को समझें, ठीक है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेही कवि सुनी। इसका क्या मतलब लिखते हैं भावार्थ। ऐसे आपका हिंदी में आता है सब्जेक्टिव में, ठीक है, कि इसका भावार्थ लिखिए, ठीक है। भावार्थ समझना पड़ेगा, बिना समझे कोई उपाय नहीं होगा, ठीक है। क्या एक नैन कवि, नैन मीन्स क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, नैन मीन्स आँख, कि एक आँख कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जेही कवि सुनी। क्या कहता है, तो अस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, ठीक है। किसका अंश है, करवक पद्मावत के अंश, ठीक है। और क्या है मलिक, जैसे कोई भी पॉइंट देता है ना आपका कि इसका भावार्थ लिखिए, आपको क्या करना है सबसे पहले लिख दीजिए कि यह जो पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। एक लाइन मेरा बढ़ेगा। जैसे हम इंग्लिश का स्टोरी लिखने बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि अगर इंग्लिश का कोई शॉर्ट स्टोरी लिखने दिया, पहले आप पूरा एकदम लेखक के बारे में डिटेल्स में डाल दीजिए, उससे तो मेरा 6-7 लाइन बढ़ जाएगा, बढ़ता है कि नहीं। भले आपको शॉर्ट स्टोरी के बारे में नहीं मालूम, लेकिन उसके बारे में मालूम रहेगा तभी ना। बस ऐसे अगर इसके बारे में पूछता है तो आप क्या करिए कि सबसे पहले लिख दे कि ये जो पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित या लिखा गया। रचित अगर आपको नहीं भी याद रहता है कि इसका अंश से लिया हुआ है, तो आप ये लिखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये कविता लिखा गया है, ठीक है। क्या कहता है कि जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी, मतलब एक आंख के होते हुए भी जायसी क्या है गुणवान है, ठीक है। जायसी कौन, लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। कि एक आंख के होते हुए भी जायसी गुणवान है, जो भी उनके काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है, ठीक है। उनके काव्य को जो भी सुनता है वो क्या है मोहित हो जाता है, उनकी तरफ खींचा हुआ चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब वही एक नैन मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जही कवि सुनी। जोई मतलब क्यों होगा सर? जो भी उनका कविता सुनता है, जो ही कवि सुनी मतलब जो भी उनका कविता सुनता है वो क्या है मोहित हो जाता है, उनकी तरफ खींचा हुआ चला आता है। क्लियर।
जो लिखते हैं कविता, कोई पढ़ता है तो वो खींचा चला आता है, ऐसा। ठीक है, तो वही एक आंख के होने के कारण भी क्या है, वो गुणवान है, और क्या है, जो भी उनका कविता सुनता है वो उनको वो मोहित हो जाता है। पहला पॉइंट आपका ये, पहला भावार्थ। दूसरा वही चांद के बारे में बता हुआ, जो हम यहाँ समझाए थे आपका चंद्रमा का दृष्टांत वही है। दूसरा आपका यहाँ कि चांद जैस जैग विधि अवतारा, दीन ही कलंक किन उजियारा, जग सूझा एक नैनाहा, उबा सुख उस नख तन माँ। कि चांद के ऊपर में कलंक लगा हुआ फिर भी वो दुनिया को क्या उजाला देता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट भी है, तो दूसरा पॉइंट में भी वही दिया हुआ है। पहला क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा महाकाव्य इसके उनसे लिखा हुआ है। तो कोई भी आपका पॉइंट रहता हुआ कि इसका भावार्थ समझाइए, आप पहले उसका लेखक के बारे में लिख दें कि ये लेखक ने इसको लिखा था, आपका एक लाइन बढ़ जाए, भले आपको बाद में इसका अर्थ नहीं मालूम है, अरे एक लाइन भी लिखिएगा तो 1 नंबर दे देगा। किताब में वही देते सर, हाँ याद देखिए, वाला। हाँ तो क्या रहेगा, किताब में वही है, दूसरा चीज दिया हुआ है। अभी पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाद में किताब का भी देख लेंगे, वही है, किताब से अलग नहीं ना पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें कवि क्या कहते हैं, ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, कि चंद्रमा की तरह उनको इस धरती पर उतारा है कवि को, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में फिर भी कमी है। कवि क्या है, चंद्रमा अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहा है। ठीक है, जैसे चंद्रमा अपना संसार पूरा जितना अपना उजाला क्या है पूरा संसार में फैला रहा है, ऐसे ही कवि क्या है अपना कविता के माध्यम से पूरा संसार में प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं, जिस प्रकार वही है ना, हाँ वही है। हम किताब से बाहर नहीं पढ़ा सकते। और पहले कहानी में क्या था कि जो जो इम्पोर्टेंट लगता था खाली वो पढ़ा देते थे, वही पढ़ाएंगे, बाहर नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आगे क्या कहता है कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित थे, उसी प्रकार कवि ने अपना एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया। एग्जाम्पल दिया कि जैसे शुक्र क्या नक्षत्रों के बीच में उदित थे, ठीक है, अकेला, वैसे ही कवि भी अपने एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिए। जरूरी नहीं कि दोनों आंख या दोनों कान रहेगा तभी इस दुनिया को जान सकते हैं, वो अपना एक आंख से भी क्या दुनिया को समझ गए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट समझे, पूछ देंगे, अभी रिपीट कर लेंगे, इसको वैसे कवर कर देंगे, उसके बाद पूछ लेंगे। समझ गया, नहीं समझता तो एक पूछ लो, जब हम पूछेंगे तब फिर बताना पड़ेगा, याद रखना। समझ गए, पक्का? कितना आगे वाला पॉइंट क्या है, जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बासाई न होई। मतलब वही आम के बारे में बोलना कि आम और समुद्र। हाँ समुद्र, देखिए वही सब में पहला पॉइंट आपका कवि के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्ति क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि क्या कहते हैं कि जब तक आम से नुकीली डाब मतलब मंजर नहीं होती तब तक क्या उसमें सुगंध नहीं आती। ठीक है, वही है, जो लही अवही डाब ना वही तब लही सुगंध बसाई ना हो, कि जब तक उसमें क्या है मंजर नहीं आता है तब तक क्या है उसमें सुगंध भी नहीं आता। ठीक है, तो इससे ही पहचान लीजिएगा, डाब मतलब मंजर होता है, कि जब तक उसमें मंजर नहीं आता तब तक सुगंध नहीं है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो चलेगा, इतना ही लिखना है और क्या तो लिखना वही सर, अरे बस पूछे कि डिटेल में नहीं लिखूंगी, उतना तो आम के लिखना बारे में बताओ। आम के बारे में बताने, तो कोई और फल अगर याद रहता उसके बारे में बता दे, जरूरी है। आगे क्या है, किन्हा समुद्र पानी जब खारा तब अधि भावे असुज उपारा। अब इसमें समुद्र के बारे में बताया हुआ है कि समुद्र के अंदर हीरा मोती है। तो प्रस्तुत पंक्ति वही मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें कवि क्या कहते हैं, समुद्र को पानी खा रहा है इसीलिए क्या हुआ असूज और अपार है। ठीक है, कि समुद्र का पानी खा रहा है क्योंकि उसके अंदर हीरा मोती अभी भी बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो सुमेरु तिरुसुल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। ये तो समझ गए, इसमें क्या कवि क्या बोले, इसका चंद्रमा के बारे में बोल रहे हैं, हीरा मोती, हाँ वही असूज नहीं, अपार का मतलब कि कैसे हम समुद्र को अपार करके पहचान सकते हैं।
कि समुद्र खारा क्यों है, उसका मतलब हीरा मोती नहीं होता। कि समुद्र को सूझने का मतलब सूझबूझ कैसे कर सकते समुद्र का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा, जिसमें कवि क्या कहते हैं, जब तक सुमेरु पर्वत, सुमेरु नाम का पर्वत है, कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ, ठीक है। सुमेरु नाम का पर्वत है कंचनगिरी जगह के नाम पे, वो क्या, जब तक उसको त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक सोने का पता नहीं लगाएगी, ठीक है। तब तक क्या हुआ, सोने का नहीं हुआ। ये नहीं आएगा समझ में, आ जाएगा, टेंशन कर लेते। सुमेरु नाम का पर्वत है, त्रिशूल, त्रिशूल मतलब वही कि त्रिशूल से नष्ट किया, विनाश मतलब नष्ट करना, ठीक है। कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक क्या है कि वह सोने का नहीं हुआ, ठीक है। ये कहानी है कि सुमेरु नाम का पर्वत था, उसको त्रिशूल से नष्ट किया गया, तब जाकर मालूम चला कि वो क्या पर्वत, सोने का पर्वत है, ठीक है। वो कहते हैं कवि। उसके बाद, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कौच कहू कौच होई नहीं कंचन करा। इसमें कवि क्या कहते हैं, जब तक घेरिया, घेरिया कहता है सोना गलाने वाला पात्र, उसको क्या बोलते हैं, घेरिया। कि जब तक घेरिया में सोने के गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता, ठीक है। घेरिया याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि घेरिया किसको बोलता है, सोने गलाने वाला पात्र। जब तक सोना को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्चा धातु सोना नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्रथम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या कहते हैं, एक नैन जैस दर्पण ओते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जेवही कही चाव। आईना, नैन में साफ, या अपना आँख के बारे में बताते हैं कि उनका क्या है, शरीर एक दर्पण के जैसा, आईना के जैसा, एकदम साफ है, निर्मल है, एकदम भाव है उनके अंदर, ठीक है। तो इसमें कभी क्या कहते हैं, एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं कवि, ठीक है। कि दर्पण का एक आँख है भी, फिर भी क्या है, वो क्या है, दर्पण की तरह एकदम साफ है और स्वच्छ है। और उनके इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते, कि जो और बड़े बड़े व्यक्ति होते थे उनकी तरफ आते थे और उनसे आकर्षित होते थे उनकी कविता को सुनकर, ठीक है। वही है, एक नैन जैसे दर्पण होते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत, कि सभी रूपवान लोग, ठीक है। रूपवंत मीन्स क्या, कि सब रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा करते थे उनसे, ठीक है। समझे कि नहीं, क्या बोले, हाँ मोहम्मद जैसी, उन्हीं का, वो इतना गुणवान थे कि और भी जो बड़े लोग थे या बड़े रूपवान लोग थे जो सुंदर भी थे, वो भी उनके चरण पकड़कर कुछ उनसे सीखने की इच्छा करते थे, ठीक है।